प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से री इलेक्ट हो गए हैं और ये पहली दफ़ा है कि एक कन्विक्टेड फेलन has been elected to the house of he's become the president of US। और इस पे काफ़ी तशवीश थी, लोग इस पे बात भी कर रहे थे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्या ये वाकई अगेंस्ट था, नेक टू नेक था, यानी सिवाय मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा एथनिक ग्रुप नहीं है। कल मैं सारी एनालिसिस देख रही थी कि बच्चों में, बड़ी बुजुर्ग लोगों में, मिडिल एज लोगों में, सियाह फार्म लोगों में, सफ़ेद फार्म लोगों में, यहाँ तक कि जो अरब्स और लतीनो ग्रुप्स माने जाते हैं, कोई अक्रॉस एथनिसिटी की बात नहीं है कि कोई भेदभाव हुआ हो। पीपल हैव कम आउट इन बिग नंबर्स एंड वोटेड फॉर डोनाल्ड ट्रंप। अमेजिंग बात यह है कि उनको एक स्टनिंग स्वीपिंग विक्ट्री मिली है जिसका शायद इनको खुद भी अंदाज़ा नहीं था, या लोग कह रहे हैं कि इसके लिए कोशां थे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी से और कोर्ट से इनको कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पूरी दुनिया से मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं। कैमला हैरिस ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल से लेके आज तक इस बात पे एनालिसिस हो रही है, जिस तरह के इलेक्शन का तरीका है, कि क्या वजह बनी कि कैमला हैरिस लोगों को अपने हक़ में वोट देने पे आमादा नहीं कर पाई या उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए। कई वजूहात सामने आई। कई लोगों ने कहा कि शी वॉज़ टू फार लेफ्ट, उन्होंने सेंट्रलिस्ट जो एक स्कूल ऑफ थाट होता है उसको एम्ब्रेस नहीं किया था। लेकिन इसकी इसके ही मुतरादिफ ओपिनियंस भी मौजूद है। लोगों ने कहा कि शी हैड एक्चुअली मूव टूवर्ड्स इट। एक तज्जिया इसके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि जो बाइडन की जो लेगेसी थी उससे ये अपने आप को दूर नहीं कर पाई और लोग उनको बहुत ही करीबी मानते हैं जो बाइडन का। तो जो भी जो बाइडन की गलतियां थीं या उनके ख़िलाफ़ लोगों के जहन में तासुर था, उसका भी एक तरह से खमियाजा इनको भुगतना पड़ा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड लोगों ने ये भी कल तज्जिया पेश किया, डेमोक्रेट्स का और एनालिस्ट का ये भी मानना था कि देखें जी, इट वाज़ अ वेरी क्लियर स्टैबिंग, नॉट इवन स्टैबिंग इन द बैक, स्टैबिंग इन द फ्रंट, कि जिस तरह जो बाइडन प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर हुए और फिर कैमला हैरिस सामने आई। कैमला हैरिस की जो नामजदगी थी उस पर लोगों ने कहा कि पहले ही तशवीश डेमोक्रेटिक कैंप्स में मौजूद थी। फिर इसके अलावा लोगों ने कहा कि प्रो इज़राइल होने का भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि प्रो इज़राइल ज़्यादा थी, तो इस वजह से पीपल डिड नॉट वोट फॉर हर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये तासुर भी मौजूद है कि प्रो पैलेस्टीनियन ज़्यादा थी, इसलिए भी लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि इस वक्त तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस ही हो सकती हैं। द रियलिटी इज़ दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिन री इलेक्टेड। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हामिद अल मशरकी साहब और साजिद तारिक। पहले तो साजिद तारिक साहब, बिकॉज यू हैव बीन सो एक्टिव इन दिस, मुबारक हो आपको जी। और मुझे बताएं कि अनएक्सपेक्टेड था, डोनाल्ड ट्रंप थ्रू आउट इशारा करते रहे हैं कि स्वीपिंग विक्ट्री होगी, लेकिन एग्जिट पोल्स बार बार कहते थे नहीं जी, नेक टू नेक मुकाबला है, और अब वाकई उनकी बात दुरुस्त साबित हुई है कि ही इज़ लैंडेड हिमसेल्फ अ स्वीपिंग विक्ट्री। व्हाट हैपेंड? देखिए, 7 की 7 स्विंग स्टेट्स जो है उनका एक प्रेसिडेंट को वोट देना, इट्स अ ह्यूज विक्ट्री। इसके रेड सुनामी कहा जा सकता है इसको। सबसे बड़ी वजह यह थी कि ऑन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। व्हाइट हाउस को, कैमला हैरिस को सिर्फ और सिर्फ CNN, MSNBC जो लिबरल जो मीडिया एंटरप्राइज है, प्रोपेगेंडा मशीन है, वो उनको प्रोटेक्ट करती रही। मुसलसल ये कहती रही कि ये जो वेरी क्लोज मुकाबला होगा, वेरी क्लोज मुकाबला होगा। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि दुनिया तीसरी जंग की, आलमी जंग के धाने पर खड़ी थी। इसका रशिया और चाइना भरपूर फायदा उठा रहे थे अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का। जो माजी में मुआहदे कैंप डेविड में होते थे वो अब बीजिंग में शुरू हो चुके थे। सऊदी अरेबिया, ईरान बीजिंग में जाके उन्होंने सुलह की। बॉर्डर खुले थे। 21 मिलियन अनवेटेड, बिल्कुल अनवेटेड, जिनमें 30,000 चाइनीज हैं। 13,000 क्रिमिनल जेलों से साउथ अमेरिका से निकलकर आ गए, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी दिन कहा था अमेरिका इज ऑक्युपाइड। दूसरा, पेंटागन डिमोरलाइज्ड, पुलिस डिमोरलाइज्ड, अमेरिका का हर शहर। कल हमने साजिद साहब इस पे बात की थी। थ्रू आउट हम इस बात पे इशारा देते रहे कि ट्रंप का बड़ा नारा या उनका जो रैलिंग इस वक्त स्लोगन था वो मेगा था, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्या कहेंगे हामिद साहब कि इस वक्त सबसे बड़ी जो वजह बार बार बताई गई वो इमिग्रेंट्स का आकर एक तो इलीगली आना और फिर दूसरा ये कि अमेरिकन जॉब्स पे, चीज़ों पे एक तरह से काबिज़ हो जाना, इसको उन्होंने बड़ा अपना एक सेंट्रल पॉइंट बनाया था थ्रू आउट द कैंपेनिंग। क्या समझते हैं कि व्हाट डज़ इट मीन फॉर द इमिग्रेंट्स? क्या एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रैकडाउन
अब होने वाली है? व्हाट डज इट मीन फॉर अरब्स, व्हाट डज इट मीन फॉर लतीनोज, व्हाट डज इट मीन फॉर मुस्लिम्स? क्या कहेंगे आप? जी सिद्रा, सबसे पहले तो बात यह है कि मेरा ख्याल ये है कि जिस इलीगल इमिग्रेंट की वो बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो मैक्सिकन बॉर्डर से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो रोजाना लाखों की तादाद में आते हैं और वापस चले जाते हैं और अमेरिकन इकोनॉमी और बिजनेस को वो सफर करते हैं। अमेरिका में खुद जो कॉमन अमरीकी है वो भी ये समझता है कि इलीगल अमेरिकन के साथ उनको बहुत ज्यादा जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें भी उनको कंपटीशन का सामना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सदर ट्रंप का मुंतखब होना ये बात साबित करता है कि ही इज वन ऑफ द एंटी स्टैब्लिशमेंट पर्सन, जिसके खिलाफ वो खुद भी कहते थे कि मीडिया भी मेरे खिलाफ है, और जो वो ऑक्यूपाइड अमेरिका का लफ्ज यूज करते थे उसके अंदर उनका इशारा जो था वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ था। अब देखना ये होगा कि क्या वो अपने उन मंसूबों पर अमल कर सकेंगे जिनके तहत उन्होंने अवाम से वोट लिए हैं। इतनी भारी मकबूलियत रिपब्लिकन की होना और सेनेट में भी और कांग्रेस में भी मेजोरिटी के साथ तीनों जो एवान्स हैं उनके अंदर बैठना, और इवन इनके जो कोर्ट में 3 जजेस हैं वो भी जो हैं वो रिपब्लिकन आइडियोलॉजी के हैं। सबसे अहम सूरत हाल जो है वो यूक्रेन जंग के हवाले से है, किस तरह उसको रोकेंगे। यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नेटो की अगर वो बात करते हैं कि जी हम नेटो के ऊपर अपने जो फाइनेंसेस इतना खर्च करते हैं जिससे अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा जाया हो रहा है, तो नेटो का क्या फ्यूचर होगा। आपके पहले कमेंट को मैं लेकर चलना चाहूँगी हामिद साहब, जो आपने कहा ये साजिद साहब के पास लेके जाते हैं। साजिद साहब, सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? आई मीन द पीपल ऑफ अमेरिका हैव स्पोकन, इनका इंतखाब यकीनन डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन मुझे बताइए कि अब डोनाल्ड ट्रंप की सेकेंड टर्म है, इसको सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? देखिए, एक तो ट्रंप 2.0 जो है वो बिल्कुल पहले 1.0 से कंप्लीटली डिफरेंट होगा। उस वक्त इतने मिसाइल नहीं थे, उस वक्त इतनी जंगें नहीं थी, उस वक्त 21 मिलियन इलीगल्स नहीं आ रहे थे। इस वक्त जो पहले 100 दिनों के अंदर उनके पास जो टास्क होगा, सबसे पहला टास्क ये होगा कि पेंटागन को किस तरह उनका मोराल हाई करना है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को किस तरह उनका मोराल हाई ठीक करना है जी। और जो खासकर ड्रिलिंग और फ्रैकिंग जो है उसको ठीक करके इन्फ्लेशन को किस तरह ठीक करना है। लोग इन्फ्लेशन से बेजार हैं। फिर उसके बाद जो चाइना रशिया अलायंस है उसको किस तरीके से तोड़ना है। और जंगें, मैं समझता हूँ इस वक्त यूक्रेन जंग $295 बिलियन दिया जा चुका है। हालांकि वो जंग यूरोप की है, वो इट्स नॉट एन अमेरिकन वॉर। और उसके बाद सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अमेरिका का क्रिपलिंग है। किस तरीके से नेटो और इब्राहिम अकॉर्ड इसको किस तरीके से दोबारा उसको रिस्टोर करना है, मिडल ईस्ट के हालात किस तरह ठीक करने हैं। साजिद साहब, वैसे एक बात बताइएगा कि आमतौर पे तासुर ये है कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स हमेशा अमेरिका को और पूरी दुनिया को नई जंगों में झोंक देते हैं। इज इट करेक्ट टू से कि डोनाल्ड ट्रंप वाज प्रोबेबली द ओनली रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जिनके दौर में, जिनके 4 सालों में कोई नई जंग शुरू नहीं हुई, बल्कि उनके क्रेडिट पे जाता है कि अफगानिस्तान से जो नेटो फोर्सेस का, अमेरिकन फोर्सेस का इनखला हुआ है, बेशक उसको फॉल ऑफ काबुल कहा जाए, 20 years of a lot of effort, a lot of resources gone down the drain, but at least he's been credited with the fact कि वहाँ से जो इंटरवेंशन थी उसको वो निकाल पाए हैं, लोगों को बाहर निकाल पाए हैं। क्या आप समझते हैं कि इसकी रेजोनेंस भी थी अमेरिकन सोसाइटी में? डेफिनेटली मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिलखसूस मिशिगन के अंदर जाके उन्होंने जो मुस्लिम इमाम और खासकर कुछ मेयर हैं मुसलमान टाउन्स के, उनकी इंडोर्समेंट को एक्सेप्ट किया। आखिरी दिन उन्होंने पिट्सबर्ग में खड़े होके मुस्लिम्स फॉर ट्रंप जो है उस पर ब्रैग किया। और उन्होंने और दूसरा विक्ट्री स्पीच के अंदर उन्होंने कहा है कि मैं जंगें खत्म करूंगा। जंगों के, क्योंकि ही इज अ बिजनेसमैन, जंगों के अहदाफ जो हैं वो हासिल करते हैं टैरिफ से, एम्बार्गो से, सैंक्शन से। और बिल्कुल इसी तरीके से वो दोबारा चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। यूक्रेन खासकर उनके रिलेशनशिप भी पुतिन साहब के उनके साथ काफी हैं। रशिया को G7 में वापस लाने का इरादा रखते थे वो। नेटो को बताएंगे कि अपना डिफेंस के बजट को इंक्रीज किया जाए। और बिलखसूस यहाँ पे he has said many times that he has ability and he will be very interested to stop the war. अच्छा जी, हामिद साहब की तरफ जाना चाहेंगे। हामिद साहब, 2 दफ़ा अमेरिका में 2 बड़ी ही काबिल ख़वातीन को नामज़द किया गया सदारती इंतखाबात में, हिलरी क्लिंटन एंड कैमला हैरिस, लेकिन ऐसा लगता है अमेरिका इज़ नॉट रेडी फॉर अ वुमन प्रेसिडेंट। और दोनों दफ़ा ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ही इन दोनों ख़वातीन को, दोनों सदारती कैंडिडेट्स को शिकस्त दी है। इस बात को कैसे देखते हैं आप?
देखिए हिलरी क्लिंटन के वक्त जो था उनके साथ एक एक्सेस बैगेज आ गया था, ईमेल स्कैंडल्स और दूसरे स्कैंडल्स की वजह से, और उनका जो बिल क्लिंटन का बहुत सारा पैकेज था वो भी उनकी शिकस्त का वजह बना। दूसरे एंड के ऊपर अगर कैमला हैरिस का देखें तो उसके अंदर बहरहाल फेयर इनफ है कि वो एक अचानक हैं को कैंपेन करने के, जिसके मुकाबले में बाद में हैं वो करने के। लेकिन एक बात नहीं, ये कैमला हैरिस उस तरह से स्टेट्समैन या वुमेन अपने आप को साबित नहीं कर पाई, बल्कि वो एक फॉलोअर के तौर पर जानी जाती थी, जो एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो बाइडेन के जो पॉलिसीज थी उसके ऊपर हाँ कर रही थी या उसको इंप्लीमेंट कर रही थी। तो वो जो बाइडेन की पॉलिसी का फेलियर है उसका जो रिएक्शन है वो कैमला हैरिस को बतौर औरत भी उठाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये, बहरहाल अमेरिकन सोसाइटी अभी इतनी रेडी नहीं है एक सियाह फार्म और हिंदुस्तानी बैकग्राउंड के साथ एक विमेन को सदर बनाती। लेकिन इससे ज्यादा जो है मैं समझता हूँ कि उनका जो पॉलिसी फेलियर है, उनका बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट होना और उनका अपनी ही पॉलिसीज के बारे में। साजिद साहब, हाउ विल द डेमोक्रेट्स कम टुगेदर एंड रिकवर फ्रॉम दिस डिफीट? क्योंकि उनके लिए क्या ये एक बड़ी वेकअप कॉल होनी चाहिए? आपके ख्याल में उनके कैंप्स में क्या होगा अब? देखिए यहाँ पे बिल्कुल हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो बाइडेन और कैमला हैरिस जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एक्सटेंशन थी बराक ओबामा पॉलिसीज की। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो कई लोग हमारे जैसे रिपब्लिकन बिलीव करते थे कि आज भी कंट्री इज रन बाय बराक ओबामा। अगर कैबिनेट देखी जाए तो उसमें सारे के सारे ओबामा के हैंड पे लोग काम कर रहे थे। अगर कैमला हैरिस इलेक्शन आज जीतती तो पहली दफा हिस्ट्री बननी थी कि एक प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा विल रन दिस कंट्री फॉर 20 इयर्स। और मैं समझता हूं कि ये And people wanted change and the people of America have spoken. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साजिद तारर साहब मौजूद थे, हामिद अल मशरकी साहब मौजूद थे। इस पे जितनी एनालिसिस की जाए कम है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन और इसके रिजल्ट्स को मेरे ख्याल में साल तक स्टडी किया जाएगा। अहम बात यह है कि अगर एक फेयर एंड जस्ट दुनिया होती तो शायद नेतन्याहू, कैमला हैरिस और जो बाइडेन को जेनोसाइड के लिए ट्राई किया जाता। लेकिन बिकॉज इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड बट एटलीस्ट द पीपल हैव द पावर टू कम आउट एंड प्रोटेस्ट। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फ़लस्तीन की सिचुएशन और गाज़ा की सिनेरियो ने एक बड़ा इसमें अहम किरदार अदा किया है।